morning students. I welcome you all on this YouTube channel. Do like the videos, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स शेयर करें. देखिए लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन करवाया था. ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने आपको बताई थी, इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी फॉलोड बाय a given sample of electrons in a conductor when we apply an external electric field on it. जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को देखते हैं तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है स्टूडेंट उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं. और उसका एक्सप्रेशन हमने निकाला था Vd इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय एम. मैंने एक आयत इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया था और उस आयत इलेक्ट्रॉन को जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो वो अपने जहां पे उसको पहुंचना चाहिए था उससे थोड़ी सी आगे वो ड्रिफ्ट हो जाता है. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दैट for whole sample, you can say drift velocity for the whole sample is given by this relation. जहां पे स्टूडेंट ये टाउ होता था रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, पूरे सैंपल के लिए आप कह सकते हो कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम लगा वो हमने रिलैक्सेशन टाइम से दिखाया है. E इलेक्ट्रिक फील्ड है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो स्टूडेंट ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया था. देखिए एक और क्वांटिटी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं मोबिलिटी. वी डिफाइन मोबिलिटी इसको म्यू से डिनोट करते हैं. मोबिलिटी इज डिनोटेड बाय म्यू. एंड ये क्या होती है स्टूडेंट? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. ये स्टूडेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड करने के बाद आपको क्वांटिटी मिलती है. ओके, आप इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड लेंगे. ये एक स्केलर क्वांटिटी है मोबिलिटी. सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. देखिए म्यू को मैं लिख सकता हूं, म्यू इज इक्वल टू Vd डिवाइड बाय E. दोनों में मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है. यहां पे Vd का मैग्नीट्यूड है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है. Vd का मैग्नीट्यूड हो जाएगा E मैग्नीट्यूड टाउ डिवाइड बाय m और नीचे एक E मैग्नीट्यूड है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. यू विल गेट E टाउ बाय m. इसका मतलब स्टूडेंट जो हमारी मोबिलिटी होती है वो केवल इन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज इट्स मास एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम. तो आप यहां से देख सकते हैं मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. चार्ज कैरियर का मास अगर ज्यादा होगा तो उसकी मोबिलिटी कम होगी. ओके, उसकी मोबिलिटी कम होगी. अगर रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा तो उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी और अगर चार्ज ज्यादा होगा तो भी मोबिलिटी ज्यादा होगी. इसकी एसआई यूनिट देखिए. एसआई यूनिट जो होंगी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट होती हैं वोल्ट पर मीटर. इसकी एसआई यूनिट अगर मैं लिखना चाहूं मोबिलिटी की तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होंगी वो होंगी वोल्ट पर मीटर. तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएंगी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड. मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड. ओके स्टूडेंट, देखिए मैंने आपको बताया था करंट इन ए कंडक्टर इज ड्यू टू सिंक्रोनाइज्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यू कैन से द कलेक्टिव मोशन और द ड्रिफ्ट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. इलेक्ट्रॉन्स के एक तरफ ड्रिफ्ट होने की वजह से करंट आता है and there must be a relation of this drift velocity with the electric current. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक करंट के साथ जरूर कोई रिलेशन होना चाहिए. तो स्टूडेंट अब वो टाइम आ गया है जब हम देखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में क्या रिलेशन है. देखिए मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूं एक छोटा सा सेगमेंट है, ये छोटा सा सेक्शन है एक कंडक्टर का. सो कंसिडर अ स्मॉल element of conductor of length delta L. मैं स्टूडेंट इसकी लेंथ जो है ये डेल्टा L मान लेता हूं. ओके, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है स्टूडेंट इस कंडक्टर का मान लेते हैं वो यूनिफॉर्म है और एरिया कितना है A.
and area of cross section A. Okay, there are a large number of electrons in it. Let's say capital N electrons है इस element के अंदर. These are the electrons. So consider capital N number of electrons in this conductor. स्टूडेंट हम यहाँ पे क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं नंबर डेंसिटी. नंबर डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट? इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. किसी एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो आपको बताता है नंबर डेंसिटी. सो लेट अस डिफाइन स्मॉल n. स्टूडेंट कैपिटल N तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्मॉल n है, स्मॉल n क्या है? नंबर डेंसिटी. सो लेट अस डिफाइन स्मॉल n एज नंबर डेंसिटी. नंबर डेंसिटी का मतलब स्टूडेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, तो ये मैंने नंबर डेंसिटी डिफाइन कर दी स्टूडेंट. और अगर आप चाहो तो नंबर डेंसिटी और कैपिटल N में एक रिलेशन होगा. देखिए आप लिख सकते हैं स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N. कैपिटल N जो है इलेक्ट्रॉन्स वो कितनी वॉल्यूम में है? डेल्टा L इंटू ए. इस पूरे, ये एक सिलेंडर की तरह दिख रहा होगा स्टूडेंट आप सबको, ये एक सिलेंडर की तरह है. और सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय दिस हाइट ऑफ द सिलेंडर, और यू कैन से दिस लेंथ. तो ए डेल्टा एल वॉल्यूम हो जाएगी. और मैंने आपको बताया एन क्या है? नंबर डेंसिटी है, ये टोटल नंबर पर यूनिट वॉल्यूम. तो टोटल नंबर है कैपिटल एन और वॉल्यूम कितनी है? ए डेल्टा एल. ए डेल्टा एल जो है स्टूडेंट वो वॉल्यूम है. तो ये रिलेशन भी है हमारे पास, स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाय ए डेल्टा एल. ओके, इसका हम आगे देखेंगे, यूज होगा. अभी मैं आपको पूछ रहा हूं स्टूडेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट? करंट की डेफिनेशन क्या है? सो स्टूडेंट एवरेज करंट हमने डिफाइन किया था टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन. किसी एक क्रॉस सेक्शन से टोटल चार्ज को अगर आप टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे जितने में वो चार्ज उस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर रहा है, तो आपको एवरेज करंट मिल जाता था. तो स्टूडेंट मैं लिख सकता हूं एवरेज करंट थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन, जो दिया हुआ है स्टूडेंट आपको क्रॉस सेक्शन, उससे एवरेज करंट आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, वेयर डेल्टा क्यू इज द टोटल चार्ज. डेल्टा क्यू क्या है? टोटल चार्ज है, और डेल्टा टी टोटल टाइम है जो इन चार्जेस को लगेगा इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने में. स्टूडेंट्स अगर मैं मान लेता हूं यहां पे पूरे ये जितने भी चार्जेस हैं स्टूडेंट, ये कितने हैं? डेल्टा क्यू. ये जो टोटल चार्ज है स्टूडेंट उसकी वैल्यू अगर मैं डेल्टा क्यू मान लेता हूं, तो अगर ये डेल्टा क्यू चार्ज स्टूडेंट इस पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, इसको पहले यहां वाले चार्ज क्रॉस करेंगे, फिर इधर वाले, स्टूडेंट ऐसे करके ये सारे चार्ज इसको क्रॉस कर जाएंगे, और इसके पीछे जो सेगमेंट होगा उसके इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आते रहेंगे. ये प्रोसेस तो चलती रहेगी. करंट फ्लो करने का मतलब यही है ना कि इलेक्ट्रिक चार्ज वहां पे मूव करते रहेंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को कभी ना कभी तो क्रॉस करेंगे. और मैंने मान लिया है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट उनका टोटल चार्ज है डेल्टा क्यू, और डेल्टा टी टाइम में ये सारा का सारा चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर जाएगा. और इसी वजह से मैंने करंट को आई डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी लिखा है. ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे लिख देता हूं मैं डेल्टा क्यू इज द टोटल चार्ज in delta L length which crosses A, that is area of cross section, in delta T time. delta T time में ये सारा चार्ज जो है स्टूडेंट A इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर जाएगा. अब देखिए डेल्टा Q की वैल्यू निकाल सकते हो क्या आप? बिल्कुल निकाल सकते हो. डेल्टा Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे पता है कितना होता है, E के बराबर. E कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है मुझे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता है, मैंने कैपिटल N मान लिया था. तो अगर N को E से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? N इंटू E इज द टोटल चार्ज. सो देखिए मैं लिख देता हूं डेल्टा Q इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू E.
कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, C इज द चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो डेल्टा क्यू हो गया Ne। व्हाट अबाउट डेल्टा टी, टाइम कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट? तो देखिए, जब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं, एक वेलोसिटी से चलते हैं एक डायरेक्शन में, थोड़ा थोड़ा सरक के आगे वाले को कोलाइड करता है, फिर वो नेक्स्ट को कोलाइड करता है, ऐसे करके जो है स्टूडेंट वो आगे बढ़ते हैं एक डायरेक्शन में। तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो मान लेते हैं हम vd के बराबर। लेट vd बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर मैं vd स्टूडेंट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लेता हूं, तो देखिए आप टाइम निकाल सकते हैं। आप टाइम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना चलना है, डेल्टा एल, और स्पीड कितनी है इलेक्ट्रॉन्स की, यस vd के बराबर। जो एवरेज स्पीड है सभी इलेक्ट्रॉन्स जिस वेलोसिटी से, जिस इफेक्टिव वेलोसिटी से, मैं इफेक्टिव बोलूंगा, जिस इफेक्टिव वेलोसिटी से वो जा रहे होंगे एक डायरेक्शन में, सबके सब जो है स्टूडेंट आप देख सकते हो, एक्चुअल मोशन तो इनका रैंडम होगा, हैफेजर्ड मोशन होगा, कुछ भी ये मोशन कर रहे होंगे, टकरा रहे होंगे, फिर रुक रहे होंगे, टकरा रहे होंगे, एक्चुअल मोशन तो बहुत ही अलग होगा। लेकिन आप इन सब का जो एवरेज आउट मोशन है स्टूडेंट, उसको कंसिडर करते हैं, जो इनकी एवरेज वेलोसिटी है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये हम कह सकते हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक एवरेज वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर रहे होंगे इस तरफ, और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है स्टूडेंट। दिस इज नॉट द एक्चुअल पिक्चर, बट फॉर द कैलकुलेशन वी कैन कंसिडर दिस पिक्चर स्टूडेंट्स। हम कैलकुलेशंस के लिए इस पिक्चर को कंसिडर कर सकते हैं। एक्चुअल मोशन में ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेंगे, वो रैंडमली मूव करेंगे, और रैंडमली मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ड्रिफ्ट होते जाएंगे, लेकिन सबका मोशन जो है वो बहुत अलग होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में इनका मोशन दिखाया, क्योंकि मैं इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए डेल्टा टी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस पर यूनिट वेलोसिटी, सो वेलोसिटी इज vd। तो डेल्टा टी आ गया स्टूडेंट डेल्टा एल बाय vd। तो हमारे पास टाइम भी आ गया और टोटल चार्ज भी आ गया। सो मैं लिख सकता हूं नाउ I can be written as current is equal to delta Q by delta T. Delta Q is equal to Ne divided by delta T. Delta T is delta L by Vd. तो स्टूडेंट हमारे पास रिलेशन आ गया करंट इज इक्वल टू Ne Vd by delta L। लेकिन जो N है स्टूडेंट, बार बार इसके साथ काम कर पाना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके साथ काम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। उसके साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो नंबर होता है स्टूडेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एनॉर्मस है, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है वो। तो स्टूडेंट बार बार कैपिटल N के साथ काम कर पाना मुश्किल होता है। हम कैपिटल N की जगह पे एक कन्वीनियंट टर्म यूज करते हैं, दैट इज स्मॉल n। स्मॉल n इज द टोटल नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्मॉल n के साथ काम करना थोड़ा सा आसान होता है कंपेरेटिवली, तो इसलिए हम स्मॉल n यूज करते हैं यहाँ पे। तो स्मॉल n के लिए मैं कर सकता हूं स्टूडेंट I इज इक्वल टू, स्मॉल n के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रिलेशन का यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट। स्मॉल n को अगर कन्वर्ट करना है मुझे कैपिटल N को, तो n इज इक्वल टू Na डेल्टा L। तो मैं पुट कर देता हूं स्टूडेंट I की n की जगह पे मैं Na डेल्टा L पुट कर देता हूं, Na डेल्टा L। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल N आ जाएगा Na डेल्टा L, E vd एज इट इज, और डेल्टा एल एक नीचे था, तो ये कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट। जो आपका रिजल्ट आ गया NEA vd। सो स्टूडेंट करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशन होता है I इज इक्वल टू NEA vd। यहां से आपको एक बात क्लियर होगी स्टूडेंट, जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नंबर डेंसिटी एंड द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा करंट होगा, जितनी ज्यादा नंबर डेंसिटी होगी उतना ज्यादा करंट होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना थिक वायर होगा, मोटा वायर होगा, जितना ज्यादा थिक होगा उतना ज्यादा वहां से करंट फ्लो करेगा। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, यहाँ पे जो एक्चुअल ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है स्टूडेंट वायर के अंदर, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। दैट वेलोसिटी इज अराउंड मिलीमीटर पर सेकंड, और 10 to the power -4 -5 मीटर पर सेकंड, इतनी कम हो सकती है वो। तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम है स्टूडेंट, तो ये करंट की वैल्यू जो आती है 2 एम्पेयर, 15 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, ये वैल्यू लार्ज कैसे आती है स्टूडेंट? ये इसकी वजह से आती है, नंबर डेंसिटी की वजह से। स्टूडेंट वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बहुत कम है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, नंबर डेंसिटी है, वो बहुत ज्यादा होती है, नंबर डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है।
तो इसीलिए करंट की एक एप्रिशिएबल वैल्यू आती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बहुत कम है लेकिन n की वैल्यू ज्यादा होती है स्टूडेंट। दूसरा एक क्वेश्चन है स्टूडेंट यहां पे देखिए, जब आप स्विच ऑन करते हैं स्टूडेंट, स्विच ऑन करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बहुत कम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बहुत कम है। सपोज ये हमारे पास एक सर्किट है, यहाँ पे स्टूडेंट स्विच है, ये स्विच है स्टूडेंट, और सपोज कर लो यहाँ पे आपका अप्लायंस है, यहाँ पे अप्लायंस है आपका, ये अप्लायंस है, और आप जैसे ही स्विच ऑन करते हो, जैसे ही स्विच ऑन करते हो तुरंत ये जो अप्लायंस है स्टूडेंट ये ऑन हो जाता है। जैसे ही आपने बटन पुश किया है, जैसे ही आपने बटन दबाया है, तुरंत आपका अप्लायंस चलना शुरू कर देता है। जबकि मैंने कहा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है, तो अकॉर्डिंग टू दिस जो इलेक्ट्रॉन है उनको पहुंचने में यहाँ पे टाइम लगना चाहिए और वो अप्लायंस थोड़ी देर बाद ऑन होना चाहिए, लेकिन वो तो बहुत इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। तो ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन केवल यहाँ पे नहीं है, इलेक्ट्रॉन इस अप्लायंस के पास भी तो होंगे, वो पूरे वायर में है, थ्रू आउट द वायर है स्टूडेंट। और जैसे ही आप सर्किट क्लोज करते हो और जो बैटरी लगी हुई है स्टूडेंट यहाँ पे जो बैटरी लगी होगी, जो सोर्स होगा या फिर जो भी है स्टूडेंट एनर्जी का जो सोर्स है, वो इस पूरे सर्किट के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा स्टूडेंट, तो जो इसके नेक्स्ट, जस्ट इसके नेक्स्ट होगा स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगी और वो भी ड्रिफ्ट होगा स्टूडेंट। और तुरंत जैसे ही आपने स्विच पुश किया है, जैसे ही बटन दबाया है आपने, तुरंत जो ये इलेक्ट्रॉन है जो इसके जस्ट नेक्स्ट है स्टूडेंट, वो मूव करना शुरू कर देता है, ड्रिफ्ट करना शुरू कर देता है। जरूरी नहीं है कि यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा तभी ये अप्लायंस चलेगा, इलेक्ट्रॉन तो कहीं का भी हो स्टूडेंट, यहाँ पे भी तो है इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पूरे वायर में इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है स्टूडेंट, ये स्पीड ऑफ लाइट से होता है। इसकी जो स्पीड होती है क्रिएशन की वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ही चलती है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, उसकी स्पीड जो होती है स्टूडेंट वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो जैसे ही आपने स्विच यहाँ पे दबाया तुरंत एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है इंस्टेंटेनियसली, और स्टूडेंट इसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू करता है और ये अप्लायंस जो है वर्क करना शुरू कर देता है। फाइन, दिस इज अ सिंपल न्यूमेरिकल ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए क्या दिया हुआ है आपको, estimate the average drift speed of conduction electrons in copper wire of cross sectional area 10⁻⁻7 meter square carrying a current of 1.5 ampere. Assume the number density to be 9 × 10⁻28 per meter cube. तो देखिए इसमें आपको नंबर डेंसिटी एक तो दी हुई है, n इज इक्वल टू 9 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। दूसरा आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, और करंट दिया हुआ है I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। आपको निकालना क्या है स्टूडेंट, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। तो Vd आप कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला होता था I इज इक्वल टू NA/Vd। सो Vd इज इक्वल टू I/NEA। तो I की वैल्यू 1.5, नंबर डेंसिटी दैट इज 9 × 10⁻28, E दैट इज चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻7। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को अगर इसको सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट, इन नंबर्स को आप डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, सोल्व करिए, इसको सोल्व करके आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। स्टूडेंट ये एक और क्वेश्चन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर, देखिए इफ नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज 8.5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब, हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम one end of the wire 3 meter long to its other end. The area of cross section is 2 × 10⁻6 meter square and current through it is 3 ampere. तो आपको पूछा है एक एंड से, एक छोर से दूसरे छोर तक इलेक्ट्रॉन को जाने में कितना समय लगेगा। तो स्टूडेंट इसको आप कर सकते हो अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता हो। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम, Vd इज इक्वल टू I/NEA। अगर मैं इस फॉर्मूला का यूज करूंगा स्टूडेंट, मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। देखिए करंट आपको 3 दे रखा है, नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 8.5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन 1.6 × 10⁻19, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टूडेंट आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻6। तो इसका यूज करके स्टूडेंट आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको आ गई, मतलब आपको एक तरीके से स्पीड पता चल गई जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे। तो अगर स्टूडेंट स्पीड आपको क्लियर हो गई, स्पीड आपको पता चल गई, तो अब आप क्या यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड इज इक्वल टू
टोटल जो डिस्टेंस चलना है उनको अपॉन टाइम, जितना टाइम लगा। तो दिस इंप्लाइज स्टूडेंट टाइम आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 3 मीटर। डिस्टेंस 3 मीटर चलना है, 3 मीटर मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक टोटल लेंथ कवर करनी पड़ेगी ना। तो डिस्टेंस इज गिवन एज 3 मीटर डिवाइड बाय स्पीड दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप यहां से निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू इसमें पुट करके आप स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी, ये आ जाएगी 3.2 अप्रोक्सीमेटली। स्टूडेंट मैं अप्रोक्सीमेशन से निकाल देता हूं। देखिए ये 8.5 है और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3.2 आएगा। तो 8.5 को 3.2 से करेंगे तो लगभग स्टूडेंट ये 27 के करीब आएगा। दिस इज 27। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 के करीब आएगा ये, और इसको आप लिख सकते हैं 27 इंटू 10 टू द पावर, देखिए 28 माइनस 19 माइनस 6, सो दिस इज माइनस 25 और 28, तो 10 टू द पावर 3 बचेगा नीचे, और ऊपर है स्टूडेंट 3, तो 1/9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो स्टूडेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी निकल के आ रही है 1/9, दैट इज 0.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। तो आप कह सकते हो 0.11 मिलीमीटर पर सेकेंड, इतनी कम वेलोसिटी होगी। स्टूडेंट वेलोसिटी को यहाँ पे पुट करिए और आपको टाइम का आंसर मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट, हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन देख लिया कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। लेकिन स्टूडेंट एक और बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट अभी हम निकालेंगे, जिसको देख के आप हैरान हो जाएंगे। और उस रिजल्ट के लिए स्टूडेंट आप शुरुआत यहीं से करते हैं अपने लास्ट एक्सप्रेशन से, दैट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू NEAVD। जो आपने लास्ट एक्सप्रेशन निकाला था स्टूडेंट, वहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूं। I इज इक्वल टू NEAVD। मैं कंसिडर कर लेता हूं फिर से स्टूडेंट, ये अपना एक कंडक्टर है स्टूडेंट, जिसकी लेंथ जो है वो L है, और इसके जो स्टूडेंट इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, जिसकी वैल्यू है स्टूडेंट, जिसका मैग्नीट्यूड E के बराबर है। E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग इन दिस डायरेक्शन। स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हैं, दे आर ड्रिफ्टिंग इन दिस डायरेक्शन, ऑब्वियसली विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। L लेंथ है स्टूडेंट, A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ओके, तो स्टूडेंट ये बात तो मुझे पता है I इज इक्वल टू NEAVD, और लेकिन Vd का जो स्टूडेंट Vd का रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू NEA। Vd होता है स्टूडेंट E टाउ बाय m, माइनस साइन भी होता था लेकिन मुझे केवल मैग्नीट्यूड चाहिए क्योंकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो NEA Vd इज इक्वल टू E टाउ बाय m, सो दिस इज Ne स्क्वायर टाउ A बाय m इंटू E। सो स्टूडेंट करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन आ गया, लेकिन मुझे पता है स्टूडेंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी होना चाहिए, बिकॉज दे आर बोथ डायरेक्टली रिलेटेड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आर बोथ डायरेक्टली रिलेटेड, दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा कुछ। तो स्टूडेंट मैं मान लेता हूं कि इन दो पॉइंट के बीच में दिस एंड एंड दिस एंड ऑफ द कंडक्टर, दे आर एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ लेट्स से V। इन दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। There was this relation between potential difference and electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता था स्टूडेंट, V इज इक्वल टू E इंटू L। पोटेंशियल जो होता था स्टूडेंट वो होता था, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता था? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स बिटवीन विच यू आर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। जिन दो पॉइंट के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो, उसका डिफरेंस यहाँ पे लिखते थे, वो लेंथ आप यहाँ पे लिखते थे। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। जो दो पॉइंट है स्टूडेंट उनके बीच का आप सेपरेशन लिखते थे, द सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ओके, सो V इज इक्वल टू EL स्टूडेंट, इसका मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। सो I इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ A बाय M, and this electric field is V by L, so this is equal to I, इसको मैं इस साइड ले जाता हूँ स्टूडेंट, M by NE स्क्वायर टाउ A L A into I is equal to V. This implies V is equal to
m by n स्क्वायर टाउ l by a into I। स्टूडेंट ये रिलेशन हमारे पास निकल के आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए वायर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए वायर is equal to m by n square tau l by a I। This is what student? This is nothing but Ohm's law। ये क्या आ गया हमारे पास? ये Ohm's law आ गया है। V is directly proportional to I। ये वही है स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस across the two ends of a wire is directly proportional to the current flowing through it if external conditions such as temperature and pressure are same। वही है स्टूडेंट ये, तो ये ओम्स लॉ ही बता रहा है आपको। सो स्टूडेंट अगर मैं इसको लिखूं, देखिए मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज V is directly proportional to I। V is directly proportional to I। This is Ohm's law। Ohm's law स्टूडेंट, Ohm's law क्या होता था? If external condition are same, if external conditions are same, then potential difference, then current flowing through a circuit or current flowing through a conductor, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends, potential difference across the end of conductor, the end of conductor। तो यही होता था स्टूडेंट ओम्स लॉ, V is directly proportional to I। और प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट आता था जिसको हम बोलते थे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। सो V is equal to R into I आ जाता था स्टूडेंट, वेयर R is the proportional constant of proportionality and that is resistance। वो होता था स्टूडेंट रेजिस्टेंस होता था वो। ओके, तो स्टूडेंट R रेजिस्टेंस होता था, और यहां से देख के आप बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज नथिंग बट R इज इक्वल टू m by n स्क्वायर टाउ l by a। रेजिस्टेंस जो है स्टूडेंट वो किसके बराबर है? m by n स्क्वायर टाउ L by A। resistance is directly proportional to length of the conductor, resistance is inversely proportional to area of cross section। यहां से आपका क्या निकल के आ रहा है स्टूडेंट्स? यहां से हमें पता चल रहा है कि resistance is not a constant at all। ये बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है केवल, बट rather it depends on three factors। first factor is length, second factor is area of cross section, and third factor is नेचर ऑफ द मटेरियल एंड दैट इज रेजिस्टिविटी। तो देखिए R जो है स्टूडेंट, पहली बात वो किसके प्रोपोर्शनल है? लेंथ के, ये पहली बात है। दूसरी बात ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। और जब आप इनको कंबाइन करते हैं स्टूडेंट तो आपको मिलता है R इज इक्वल टू रो L बाय A, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी स्टूडेंट, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये किस पे डिपेंड करती है स्टूडेंट? रेजिस्टिविटी, नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब किससे वो बना हुआ है, वेदर इट इज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्या है वो, किस मटेरियल से बना हुआ है, तो उस पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। सबके लिए अलग है, गोल्ड के लिए अलग है, कॉपर के लिए अलग है, लेकिन अगर दो कॉपर वायर है सेम टेम्परेचर पे तो उनके लिए रेजिस्टिविटी सेम होगी। सो रो इज द रेजिस्टिविटी which depends on the nature of material and temperature। ये टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। और यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी कितनी आ रही है स्टूडेंट हमारी? m by n स्क्वायर टाउ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये बहुत बार आपको प्रीवियस ईयर में डेरिवेशन मिल जाएगा कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ दिस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशन टाइम। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है रेजिस्टिविटी का। ये जो डेरिवेशन है स्टूडेंट ये आपको याद रखना है कैसे हम इस पे अराइव हुए हैं। तो स्टूडेंट आप इससे समझ गए होंगे कि हमने कहां से शुरुआत की है। देखिए मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब आप एक बाहर से कोई सोर्स लगा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सर्किट के अंदर है तो इलेक्ट्रॉन का एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर होता है। सिंक्रोनाइज्ड मैनर में वो मोशन करते हैं और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं। सबके सब एवरेज एक वेलोसिटी से मूव करेंगे जिसको हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला था। फिर मैंने आपको बता दिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इन
फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, Vd इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाई एम। इतना बताने के बाद फिर मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअली जो करंट है स्टूडेंट वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है, I इज इक्वल टू NAVD। एंड देन स्टूडेंट हम अराइव हो गए वहां से ओम्स लॉ के ऊपर। हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ गया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है स्टूडेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, V इज इक्वल टू IR, जहां पे रेजिस्टेंस जो है स्टूडेंट वो होता है आपका m बाई एन स्क्वायर टाउ L बाई ए। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ मटेरियल। जो नेचर ऑफ मटेरियल है दैट इज नथिंग बट रेजिस्टिविटी, दैट इज m बाई एन स्क्वायर टाउ। तो स्टूडेंट रेजिस्टिविटी आप डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए एक एक करके मैं आपको इनकी यूनिट्स बताता हूं। देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट होगी स्टूडेंट ओम। रेजिस्टेंस की क्या यूनिट होती है? रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है, SI यूनिट इज ओम। और रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या होगी? देखिए लेंथ की मीटर होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा तो 1 मीटर बचेगा, और इसकी ओम है तो रेजिस्टिविटी कितनी आ गई? ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की SI यूनिट कितनी होती है? ओम मीटर। और स्टूडेंट रेजिस्टिविटी की अगर डेफिनेशन लिखनी है तो आपको क्या लिखोगे? रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। तो यहां से आप रेजिस्टिविटी को डिफाइन भी कर सकते हो कि रेजिस्टिविटी उस वायर का रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। यहां से आप रेजिस्टिविटी डिफाइन कर सकते हो। रेजिस्टिविटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, पहला नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरा टेम्परेचर के ऊपर। स्टूडेंट्स आपको एक बात याद रखनी है, द डिवाइसेस व्हिच फॉलो ओम्स लॉ हैव देयर VI कर्व अ स्ट्रेट लाइन। जो डिवाइस ओम्स लॉ फॉलो करते हैं स्टूडेंट, अगर आप उनके लिए एक VI कर्व बनाओगे, VI ग्राफ बनाओगे वोल्टेज वर्सेस करंट, तो वो ग्राफ कैसा आना है स्टूडेंट? स्ट्रेट लाइन आना है पासिंग थ्रू ओरिजिन। और अगर स्टूडेंट वो डिवाइस आपका ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। देखिए इस ग्राफ के अंदर अगर मैं स्लोप की बात करूं, दिस स्लोप दैट इज स्लोप इज tan थीटा, या फिर स्टूडेंट अगर आप 2 पॉइंट ले लेते हैं इसके ऊपर कोई, सपोज ये है आपका सम I2 V2 और ये है स्टूडेंट सम I1 V1 वेयर I1 इज द करंट जो x एक्सिस पे स्टूडेंट और y एक्सिस पे वोल्टेज है। तो अगर 2 पॉइंट ले लेते हैं तो स्लोप बराबर होगा V2 माइनस V1 बाय I2 माइनस I1 दैट इज डेल्टा V बाय डेल्टा I। लेकिन स्टूडेंट मुझे पता है वोल्टेज पर यूनिट करंट क्या होता है, ये रेजिस्टेंस R। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट VI ग्राफ अगर आपको दिया हुआ है, लेकिन ध्यान ये रखना VI ग्राफ मतलब y एक्सिस पे वोल्टेज है और x एक्सिस पे करंट है। तो अगर VI ग्राफ आपको दिया हुआ है तो उस VI ग्राफ का जो स्लोप होगा स्टूडेंट्स वो आपको रेजिस्टेंस देता है। VI ग्राफ का जो स्लोप होता है स्टूडेंट वो आपको रेजिस्टेंस देता है, और अगर आपको वैल्यूज दी हुई है तो आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूं स्टूडेंट, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, ये लेकिन IV ग्राफ है, ध्यान से देखना IV ग्राफ है, VI नहीं है। इस ग्राफ में एंगल्स ये आपको दे रखा है 30 डिग्री, ये एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री, और आपको पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट पहली बात तो ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है, ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है ये, और यहाँ पे जो स्लोप होगा स्टूडेंट लेकिन वो रेजिस्टेंस के बराबर नहीं होगा, क्योंकि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ will give you delta I by delta V, not delta V by delta I, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे y एक्सिस पे आपका करंट है और x एक्सिस पे वोल्टेज है। तो जब आप डेल्टा V by डेल्टा y by डेल्टा x करेंगे तो वो आ जाएगा आपका डेल्टा I by डेल्टा V which is 1 by R not R। So slope of this graph अगर मैं लिखूंगा slope of the given graph is equal to कितना है स्टूडेंट? tan थीटा के बराबर होता है, एंड दैट इज इक्वल टू tan 30 इज स्टूडेंट y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 दैट इज डेल्टा I बाय डेल्टा V विच इज करंट अपॉन वोल्टेज एंड दैट इज 1 बाय R। सो दिस इंप्लाइज स्टूडेंट 1 बाय R इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? 1 बाय रूट 3। tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 3, दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू रूट 3, एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? रूट 3 इज 1 पॉइंट approximately 1.7 ohm।
दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रेजिस्टेंस 1.7 ओम होगा। जो सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे वो ये कर लेते हैं कि आप इसको वोल्टेज और आई का ग्राफ समझ लेते हो, वी आई ग्राफ समझ लेते हो और आप डायरेक्ट स्लोप को रेजिस्टेंस के बराबर कर देते हो, जो कि गलत है। आपको देखना चाहिए पहले कि वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, एक्स पे क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से फिर आप देखो। अगर ऐसे आई वी ग्राफ दे रखा है तो उसका स्लोप 1/r के बराबर होगा, और अगर वी आई ग्राफ दे रखा है तो उसका स्लोप रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। एक और चीज स्टूडेंट्स, जो डिवाइस, जो कंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, जिनके लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, उनको हम ओमिक कंडक्टर भी बोलते हैं। दे आर नोन एज ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर उनको हम बोलते हैं। और जो स्टूडेंट्स ओम्स लॉ नहीं फॉलो करते हैं, जिनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, कोई कर्व होता है, उनको हम नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं या फिर नॉन ओमिक डिवाइस बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर या फिर नॉन ओमिक डिवाइस। जैसे कि एग्जांपल स्टूडेंट, एग्जांपल इज सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर जो होते हैं स्टूडेंट, उनका ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। सो सेमीकंडक्टर इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक डिवाइस, और यू कैन से नॉन ओमिक कंडक्टर। फाइन। देखिए स्टूडेंट, एक और इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है अदर देन करंट, जो कि वेक्टर होती है, जिसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय जे वेक्टर। इसको हम जे से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, करंट डेंसिटी को। करंट डेंसिटी इज सिंपली द रेशियो ऑफ करंट टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए स्टूडेंट, अगर कोई वायर है, हमारे पास एक वायर दे रखा है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, इफ देयर इज दिस वायर एंड करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, अगर करंट उससे फ्लो कर रहा है, जैसे ये वायर है स्टूडेंट और इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है सपोज इस डायरेक्शन में, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। स्टूडेंट्स, इफ करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस होल wire, and if A is the cross-sectional area and this current is crossing the cross-sectional area normally, ये normally 90 डिग्री एंगल पे उसके साथ बाहर आ रहा है स्टूडेंट, then we can define current density as the ratio of current per unit क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां पे आपको याद रखना है स्टूडेंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये करंट के मोशन के परपेंडिकुलर है। ये जो करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है स्टूडेंट, उसके परपेंडिकुलर है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो दिस इज एरिया ए। सो जे कैन बी डिफाइंड एज स्टूडेंट, जे इज इक्वल टू आई बाय ए। जे को हम लिख सकते हैं, जे का मैग्नीट्यूड होगा सिंपली जे इज इक्वल टू आई बाय ए। फाइन। देखिए आपने एक रिलेशन पढ़ा था स्टूडेंट, आपने रिलेशन पढ़ा था I इज इक्वल टू NeAVD, जहां पे I जो था वो करंट का मैग्नीट्यूड था, NeAVD, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नंबर डेंसिटी और ये सारी रिस्पेक्टिव टर्म्स थी। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ स्टूडेंट, तो J का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा? I डिवाइड बाय A एंड दैट इज NeAVD डिवाइड बाय A, दैट इज NeVD। तो जो करंट डेंसिटी है स्टूडेंट, उसका मैग्नीट्यूड NeVD के बराबर होता है। लेकिन अगर मैं वेक्टोरियली इसको लिखना चाहता हूँ, वेक्टोरियली अगर मैं लिखना चाहता हूँ, तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो J इज इक्वल टू माइनस NeVD, J इज इक्वल टू माइनस NeVD, और VD की वैल्यू डालने पे आपको मिल जाएगा यहाँ से J इज इक्वल टू माइनस NE, VD की वैल्यू होती है E टाउ बाय M। सो दिस इंप्लाइज J इज इक्वल टू, नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, NE स्क्वायर टाउ बाय M इंटू E। तो स्टूडेंट इसका मतलब यहां से आपको मिल रहा है कि J इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्टूडेंट, उसी डायरेक्शन में आपकी करंट डेंसिटी होगी। तो ये डायरेक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व है, जबकि करंट में कोई डायरेक्शन नहीं थी। दूसरी बात स्टूडेंट, ये हमारा क्या आ रहा है? दिस इज 1 बाय रो, दिस इज नथिंग बट 1 बाय रो। तो मैं इसको लिख देता हूं, देखिए मैं J को लिख देता हूं यहाँ पे, J इज इक्वल टू 1 बाय रो इंटू E, और 1 बाय रो स्टूडेंट 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। दिस इज नोन एज कंडक्टिविटी, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सो J इज इक्वल टू सिग्मा E,
where sigma is conductivity and conductivity is the reciprocal of resistivity. ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है. तो स्टूडेंट ये जो फॉर्म आई है J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये हमारा एक तरीके से ओम्स लॉ है लेकिन वेक्टर फॉर्म में. सो दीज आर वेक्टर्स, J भी वेक्टर है, E भी वेक्टर है. तो ये एक तरीके से स्टूडेंट हमारा ओम्स लॉ हो गया, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म में स्टूडेंट ये ओम्स लॉ हो गया हमारा, जिसमें आपको करंट डेंसिटी का रिलेशन मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ. ये आपको बताता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप बढ़ाओगे तो वहां पे करंट डेंसिटी भी बढ़ जाएगी. और सिग्मा इज द कंडक्टिविटी. अगर कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट देखनी है स्टूडेंट, तो कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट होंगी, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की जो भी यूनिट होंगी स्टूडेंट उसके अपोजिट होंगी. और रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर. सो सिग्मा की हो जाएंगी स्टूडेंट एसआई यूनिट सिग्मा की हो जाएंगी, उसकी होती थी ओम मीटर, इसकी पर ओम पर मीटर. पर ओम को स्टूडेंट मो भी बोलते हैं, हम इसको मो भी बोलते हैं, MHO, मो पर मीटर. या फिर स्टूडेंट इसको हम साइमन भी बोलते हैं हम. सो दिस इज साइमन पर मीटर. इसकी एसआई यूनिट हो जाएंगी स्टूडेंट साइमन पर मीटर.